जी हाँ, तो कुल मिलाकर कल संसद में बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ बातें हुई, चर्चाएं हुई, लेकिन इस बीच अब तीन बड़े सवाल हैं जो विस्तार न्यूज पूछ रहा है। सवाल क्या है? सवाल सबसे पहले यह है कि महिला आरक्षण कब और कैसे लागू होगा। इसका जवाब यह है कि अगर संविधान संशोधन को आज ग्रीन सिग्नल लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा में मिल जाता है तो फिर बहुत जल्द लागू हो जाएगा। 2029 से इसका लागू होने का पैमाना बताया जा रहा है। परिसीमन का राज्यों पर क्या असर पड़ेगा, एक सवाल यह भी है। परिसीमन को लेकर कल सरकार ने यह कहा है कि परिसीमन से किसी को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। जो परिसीमन एक्ट कांग्रेस के समय का था, हूबहू वही एक्ट उठाया गया है। ये राजनीतिक संतुलन बदलने की रणनीति है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो फिर महिलाएं अपने वर्ग के लिए निर्णय ले सकेंगी और इसका असर भारत के सशक्तिकरण पर पड़ेगा। अब आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त कौन कौन है? हमारे साथ इस वक्त हैं निर्मला नायक हैं, आप हाईकोर्ट अधिवक्ता हैं, बहुत स्वागत आपका निर्मला जी। डॉक्टर दिव्या गुप्ता है, प्रवक्ता हैं बीजेपी की, बताएंगी इस बिल को सरकार ने लाने के लिए क्या क्या किया, क्या क्या कर रही है। बहुत स्वागत आपका दिव्या जी। शिम्पी अग्रवाल जी हैं, डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, बहुत स्वागत आपका डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल जी। हर्षिता पांडे हैं, प्रदेश मंत्री हैं बीजेपी से, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ रही हैं, बहुत स्वागत आपका हर्षिता पांडे जी। डॉक्टर शिल्पा देवांगन हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, छत्तीसगढ़ से, तो छत्तीसगढ़ में महिलाओं की स्थिति को भी बात रखी जाएगी। डॉक्टर शिल्पा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हम राजनीति के चर्चा परिचर्चा में जाएं और आज का हमारा उद्देश्य ये है कि आज हम बहस नहीं करें, आज हम तथ्यात्मक बात करें, ताकि इस चर्चा को सुनने वाले ये समझ सकें कि महिला आरक्षण बिल अगर लागू होने जा रहा है, अगर सब कुछ ठीक रहा, तो जब इंप्लीमेंटेशन इसमें शुरू हो जाएगा तो उनके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा और क्या महिलाएं सोचती हैं। तो शुरुआत निर्मला जी आपसे करते हैं। सबसे बड़ी बात है निर्मला जी कि एक नियत का खेल होता है। नियत यह है कि अब महिलाओं को उनका हक दिलाया जाए। हालांकि नियत पहले भी यही थी, जब 2010 में, 2008 में, उससे पहले भी कोशिश की गई कि महिला आरक्षण को लेकर व्यवस्था लागू हो। किरीट को लेकर राजनीति में चलता रहेगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि आज महिलाएं इस बात को लेकर चर्चा कर रही हैं, आपस में पूछ रही हैं, गांव देहात की महिलाएं, कि काय जी ये महिला आरक्षण से हमें क्या फायदा होगा। तो मैं आपसे समझना चाहूंगा निर्मला जी, आप बताएं इस देश की महिलाओं को कि अगर ये आरक्षण बिल लागू होने जा रहा है, महिलाओं की भागीदारी 33% राजनीति में बदलेगी, तो उनके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आएगा। निर्मला जी, देखिए, जीवन में बदलाव तो महिलाओं के आएगा, ये बेहतर है और आएगा भी, परंतु सामाजिक ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। जैसे आपने गांव के परिवेश में कहा कि महिलाएं पूछ रही हैं कि जी इस आरक्षण से हमें क्या मिलेगा। मैंने जो गांव का दृश्य देखा, जो महिलाएं घर के चूल्हे चक्की से बाहर नहीं निकली थी, वो आज पंचायतों में बैठी हुई हैं और निर्णय प्रक्रिया में शामिल है। अब जब ये परिवर्तन आएगा, जब ये आरक्षण लागू होगा, महिलाएं निर्णय प्रक्रिया में शामिल होंगी, तो जिस तरह से वो अपने घर का प्रबंधन करती हैं, अपने कार्य क्षेत्र का प्रबंधन करती हैं, उसी तरह से देश की निर्णय प्रक्रिया में शामिल होकर के देश के बेहतर प्रबंधन में भी सक्रिय रहेंगी। महिलाओं की सोच निश्चित रूप से अलग होती है। ईश्वर प्रदत्त उनमें बेहतरीन गुण होते हैं, धैर्य, बलशील, तर्क, विद्वत्ता अलग तरह की होती है। जब इनकी भागीदारी बढ़ेगी, निश्चित रूप से परिवारों में भी परिवर्तन आएगा, समाज में भी परिवर्तन आएगा और व्यवहारिक परिवर्तन भी आएंगे। आश्चर्य की बात यह है कि जब 96, 97, 98 में अन्य अटल बिहारी सरकार थी, उस समय ये बिल लाने का प्रयास किया गया, फिर 2010 में प्रयास किया, हम आज 2026 में इसकी शुरुआत कर रहे हैं। अगर ये प्रयास तब सफल होता तो आज हम बहुत अच्छी स्थिति में होते और महिलाओं की स्थिति निश्चित रूप से सुदृढ़ होती। बड़ी आश्चर्यजनक घटना है कि हमारे माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय ने एक सर्वे कराया और सर्वे में ये पाया कि महिला वकीलों को 81.3% महिला वकीलों को कार्य क्षेत्र में बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो जो परिवर्तन समाज को लाना था, वो परिवर्तन आज सरकार ला रही है। जो परिवर्तन व्यवहारिक होना था, वो परिवर्तन कानूनी रूप से हो रहा है। निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा, सोच में परिवर्तन आएगा, समाज को इसको बड़े दिल से स्वीकार करना चाहिए। ये बात मैंने इसलिए पूछी आपसे ताकि आपकी बात को इस पैनल में बैठे सभी लोग सुने और इसको देख रहे सभी दर्शक सुने कि क्या क्या परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि आज के दौर में होता ये है निर्मला जी कि कोई व्यक्ति कोई बात कहे तो एक व्यक्ति की बात कही गई पर विश्वास कम होता है। इसलिए आप सब लोग बताएंगे कि इससे क्या क्या फायदा होने वाला है। अब चर्चा में हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी,
कोशिश तो अच्छी है सरकार की, लेकिन सरकार के संग परेशानी ये है कि सरकार जो व्यवस्था बनाने जा रही है उसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए। और इसलिए कल पीएम मोदी ने संसद से कह दिया कि भाई क्रेडिट का ब्लैंक चेक आप ले लीजिए, लेकिन इसमें सपोर्ट कीजिए, मैं और तुम नहीं, हम की बात करनी चाहिए। तो क्या कोई अड़चने महसूस हो रही हैं बीजेपी को कि बिल तो इंट्रोड्यूस कर लिया गया है लेकिन इसको पास कर पाना एक चुनौती है? और दूसरा ये कि 2023 का जो आपने बिल रखा था उसकी अधिसूचना कल आपने आधी रात में जारी की है, ये भी एक बड़ी बात सामने आ रही है। इसको कांग्रेस कह रही है संसद का अपमान है। विवेक जी, पहली बात तो सब महिलाओं, देश की समस्त महिलाओं को बहुत सारी बधाई और अनन्य शुभकामनाएं, क्योंकि इतिहास का हम साक्षी होने जा रहे हैं। इतिहास को हमने देखा और इतिहास को हम रचेंगे। तो एक तो ये बात होगी, और भविष्य के रचयिता भी हम ही लोग होंगे। तो बहुत सारी बधाई और मंगल कामनाएं। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 2/3 बहुमत एक चुनौती है जो आज शाम को 4 बजे की वोटिंग के बाद होगा। कल माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन में उन्होंने बार बार इस बात का जिक्र भी करा और आग्रह भी करा कि कभी कभी कुछ निर्णय लेने के लिए कुछ राजनीतिक निर्णय से ऊपर उठ जाना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि ऑपोजिशन बहुत कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज्ड इसलिए है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शायद श्रेय प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, जिसमें उन्होंने बहुत क्लैरिटी से कहा कि मैं एडवर्टाइजमेंट, भाजपा सरकार एडवर्टाइजमेंट छपा के आपको श्रेय दे देगा, आप श्रेय ले लीजिए। और उनकी बहुत छोटा सा और बहुत सविनय आग्रह था, उन्हें आने तो दो। वो शब्द मुझे लगता है दिल को छू गया कि एक बार वो दरवाजा खोल दो और उन्हें आने तो दो। जो पॉलिसी मेकिंग का एक बदलाव हम देश में देखेंगे, जो महिलाओं के आने से एक तब्दीली आएगी, वो बहुत पॉजिटिव होगी। और ये पॉजिटिव तब्दीली का आना बहुत आवश्यक है। मुझे इस बात का बहुत खेद है कि कल जो बहस हुई संसद के पटल पर, उसमें माननीय अखिलेश जी ने इतना जो विषय उठाया वो चिंताजनक विषय था। क्या महिलाओं को भी आप डिवाइड करना चाहते हैं कि कौन सी महिला, कौन से धर्म की महिला? जब हम महिला की बात करते हैं तो महिला हर वर्ग की महिला है, हर धर्म की महिला है। हमने कभी उसमें भेदभाव नहीं करा। और क्षमा के साथ कहना चाहूंगी कि अगर हम पुरानी उसमें जाएं तो फिर हमने ऐसा क्यों करा कि शाबानो के केस में हमको यू टर्न लेना पड़ा? तो मेरा ऐसा निवेदन है कि अब उसको पास्ट को याद न करा जाए, किसी पर आक्षेप न लगाया जाए। जब एक इतिहास रचने का सौभाग्य हम सबको मिल रहा है तो आइए साथ मिलकर हाथ पकड़कर चले और इतिहास रच दें। आइए साथ मिलकर हाथ पकड़कर चलें। तो डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल जी, हाथ थामने को तैयार है? बीजेपी के इस कदम पर साथ चलने के लिए तैयार हैं आप? कांग्रेस तैयार है? लेकिन हाथ भारतीय जनता पार्टी हमारा थामना नहीं चाहती है। 2023 में जब ये बिल आया था तो विपक्ष ने पूर्ण रूप से अपना सहयोग दिया था और सर्वसम्मति के साथ ही ये बिल पास हुआ था। लेकिन विपक्ष ने ये कहा था कि आप बिना किसी किंतु परंतु अपितु के इस बिल को तत्काल प्रभाव से लागू करिए। और अगर आपने लागू कर दिया होता तो आज 33% आरक्षण के साथ महिलाएं संसद में बैठी होती। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी जो कल सदन में एक टेक्निकल पूंछ की बात कर रहे थे, उन्होंने इस बिल के अंदर एक टेक्निकल पूंछ लगा दी और उन्होंने कहा कि जब तक नई जाति जनगणना नहीं होती है वो होगी, उसके आधार पर परसीमन होगा और फिर आरक्षण लागू होगा। अब विचित्र बात यह है कि मोदी जी स्वयं मोदी जी की सुन नहीं पा रहे, वो अपने ही एडिशन को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं और अब वो इसके अंदर संशोधन लाना चाहते हैं। अगर जाति जनगणना की आवश्यकता नहीं थी, आपको डिलिमिटेशन वैसे ही कर देनी थी, तो फिर आपने 334A का एडिशन उस समय क्यों करवाया था? और अगर तब करवाया था तो फिर आज आप उसको संशोधित करवाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपकी मंशा ही नहीं है कि आप महिलाओं को ये 33% का आरक्षण दें और आप ठीकरा फोड़ दे रहे हैं विपक्ष के ऊपर। आपने CPCL लागू किया था, आपको याद होगा 2014 में एक पॉलिसी आई थी जिसमें उन्होंने प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी को लागू किया था। कोई भी रिफॉर्मेटिव बिल आता है तो उसे 1 महीने पहले पब्लिक डोमेन में रखा जाता है, स्टेक होल्डर्स से उसके ऊपर बात करी जाती है। आप इस बिल को सीधा सदन में ले आते हैं, ऑपोजिशन को आप 1 दिन पहले इसका मसौदा देते हैं ताकि वो इसके ऊपर तैयारी ना कर पाए। 16 अप्रैल को आप सत्र बुलाते हैं जबकि
ऑपोजिशन 3 चिट्ठियां लिख के आपसे कहता है कि आप इस सत्र को 29 अप्रैल के बाद बुलाइए, क्योंकि इसके ऊपर एक वृहद डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन कंफ्यूज तो एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी है, या फिर ये कहें वो एक अपॉर्चुनिस्ट की तरह एक्ट कर रही है, जिसने ठीक है, महिला आरक्षण आपने को सवाल सामने रख उठाए दिया हैं, है। आपके इन सारे सवालों का जवाब हम देंगे और यही पैनल में बैठी हुई महिलाएं इसका जवाब देंगी, बीजेपी प्रवक्ता इसका जवाब देंगी। लेकिन इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर प्रिया भावे जी जुड़ गई हैं। आप समाज सेवी हैं, समाज के लिए बहुत प्रयास करती हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में तो योगदान दे ही रही हैं, सेवा कर रही हैं, लेकिन समाज के लिए भी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत योगदान देती डॉक्टर प्रिया भावे जी। बहुत स्वागत आपका विस्तार न्यूज़ में। सवाल हम कर रहे हैं प्रिया जी कि महिला आरक्षण को लेकर चर्चा पूरे देश में चल रही है और आज हमारी कोशिश है कि महिलाओं की भागीदारी को हम चर्चा में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। महिलाएं कैसे इस बिल को देख रही हैं, कैसे इस प्रयास को समझ रही हैं, ये भी हम समझने की कोशिश करें। डॉक्टर प्रिया जी, बधाई अभी हम लोग देना शुरू करें या आपको लगता है कि थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए 4 बजे की वोटिंग के लिए? क्या आपको महसूस हो रहा है आरक्षण से क्या क्या बदल जाएगा, क्या क्या होने वाला है? देखिए, अगर हम प्रोफेशनल क्षेत्र में देखें तो महिलाओं के लिए कोई ऐसा आरक्षण नहीं होता, चाहे वो डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, सीए हों, वकील हों। पर बिना आरक्षण के भी हर क्षेत्र में महिलाएं अपना परचम लहरा रही हैं। अग्रणी प्रोफेशनल्स में महिलाएं हैं। महिला आरक्षण बिल को मैं इस तरह से देखती हूँ, कई लोग ये कहते हैं कि इसमें आपकी जो फिनिश लाइन है उसको पास कर दिया गया है, महिलाओं के लिए आसान बना दिया गया है। मेरा इसमें ये कहना है कि महिलाएं जब पॉलिटिक्स के क्षेत्र में आती हैं तो उनकी स्टार्ट लाइन बहुत पीछे रहती है। तो केवल स्टार्ट लाइन को थोड़ा सा पास किया गया है, फिनिश लाइन को करीब नहीं किया गया है, क्योंकि इतनी सारी सामाजिक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस कारण से पॉलिटिक्स यदि आप छोड़ दें तो भारत का ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहां महिलाएं अपना काम करके और बहुत आगे नहीं बढ़ रही हैं। केवल पॉलिटिक्स ही ऐसी जगह है क्योंकि वहाँ पर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या कोई एग्ज़ाम नहीं होता। आप इलेक्शन को एग्ज़ाम की तरह नहीं देख सकते क्योंकि इलेक्शन का टिकट मिलने तक ही लड़ाई बहुत बड़ी होती है। तो मेरा ऐसा सोचना है कि इसके बारे में चर्चा हो रही है, आज हम इस पर बात कर रहे हैं, तो ये एक दिशा है। पर महिलाओं की स्टार्ट लाइन पुरुषों के बराबर लाने में तो हमें अभी भी समय लगेगा, बट ये एक छोटा सा कदम है उस तरफ। जी, ये आपने बहुत गहरी बात कही है डॉक्टर प्रिया जी। स्टार्ट लाइन करीब लाई गई है, फिनिश लाइन तो वैसी ही। आपने बहुत सही कहा कि महिलाओं को राजनीति में अपने कदम जमाने में, पैर जमाने में बड़ा वक्त लग जाता है और उनको राजनीति में वो हिस्सा मिले, ये अपने आप में बड़ी चुनौती होती है। लेकिन डॉक्टर प्रिया जी, प्रयास तो किए जा रहे हैं, एटलीस्ट प्रयास तो हो रहे हैं। प्रयास पहली बार नहीं हो रहे हैं, इससे पहले भी कई बार हो चुके हैं और अब प्रयास ये होना चाहिए कि प्रयास सफलतम हो जाएं और सफलतम की दृष्टि में आगे बढ़ें। लेकिन प्रिया जी, एक सवाल ये है कि गांव, देहात, छोटे कस्बों और बड़े शहरों में दोनों जगह पर महिलाओं की स्थिति में बहुत बड़ा अंतर है। आप खुद समझ रही हैं कि जो बड़े मेट्रो सिटीज़ में महिलाएं रह रही हैं, उनकी सोच, उनकी परिस्थिति, उनकी आर्थिक जो स्टेबिलिटी होती है वो अलग है, गांव देहात में अलग है। सरकारों का प्रयास रहता है, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है समाज में कि हम सबको एक जैसा करें। आपको क्या लगता है कि समाज में भी क्या बेहतर और होना चाहिए ताकि इस आरक्षण का लाभ सही मिल सके अगर ये लागू होता है तो? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी बात इसमें जो है वो यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम प्रॉक्सी लीडरशिप देखें, सामने महिला को कर दिया जाए परंतु उसका जो पति है वो पीछे से सूत्र हिला रहा हो। ये मेरी सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि महिला अपनी योग्यता के आधार पे आगे आए और मुझे लगता है महिलाओं को अब नेतृत्व प्रशिक्षण, अपने बात कहने का कॉन्फिडेंस और आगे आना बेहिचक। हमारे अंदर आइडियाज़ बहुत हैं, हम काम बहुत अच्छा करते हैं, बट हम आगे आने में हिचकते हैं। मुझे लगता है काम जो है वो महिलाओं को खुद पर करना होगा, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना होगा और नेतृत्व की स्थिति में आने के लिए बेझिझक आगे आना होगा। ये मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रिया जी, आपने एक बात बहुत अच्छी कही है कि महिलाओं को आगे आना पड़ेगा, लेकिन हम चाहेंगे कि आप महिलाओं को और संदेश दें। फिर मैं चर्चा में जाऊंगा कि महिलाओं को भी अगर मौका मिल रहा है तो वो पीछे ना हटें। महिलाओं को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अब उनको बात करनी चाहिए घर पर, उनको एहसास होना चाहिए कि उनको सरकार ताकत देने जा रही है कि वो आगे बढ़ें। अब बढ़ना तो उनको ही है, कोई हाथ पकड़ कर आगे नहीं बढ़ाएगा। देखिए, हर क्षेत्र में किसी महिला को किसी का हाथ पकड़ने की आवश्यकता नहीं होती। आपके साथ भी कई महिला जर्नलिस्ट होंगी
अपने प्रतिभा के दम पे वो आगे बढ़ती हैं। बट जब से हम छोटे हैं, हमारे कभी ड्रीम्स में ही नहीं रहा कि हम पॉलिटिक्स भी ले सकते हैं। किसी भी लड़की से आप पूछेंगे कि आप क्या बनना चाहेंगे, तो वो कभी नहीं कहेगी कि मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहूँगी। आज जो महिला आरक्षण पे ये चर्चा हो रही है, मैं ये सोचती हूँ कि आज जो 4, 5, 6, 10 साल की लड़कियाँ हैं, कम से कम वो इस करियर ऑप्शन को तो रखें अपने दिमाग में कि हमें डॉक्टर, इंजीनियर, एस्ट्रोनॉट बनना है, हम पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं। ये संभावना ही महिलाओं ने अभी तक अपने लिए खोली नहीं थी। तो बढ़ेंगी तो वो अपने दम पर ही, पुरुषों से ज़्यादा तेजी से बढ़ेंगी। भारत देश में प्रधानमंत्री भी महिला रह चुकी हैं, राष्ट्रपति अभी महिला हैं, तो हमें किसी को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। मैं बट नारी मैं शक्ति जानती को हूँ हाथ कि ये जो जोड़कर चर्चा आज हम कर रहे हैं, विनम्रता के साथ नारी शक्ति को प्रणाम करता हूँ। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा नारी आगे बढ़े, नारी आगे बढ़ेगी तो बाकी सब आगे अपने आप ही बढ़ जाएंगे। घर में महिलाएं अगर काम करेंगी तो महिलाएं अपनी माँ को देखकर बच्चे भी मुझे लगता है सोचेंगे कि कि कम से कम ये जो छोटी बच्चियां हैं जी 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 हमें कम से कम पॉलिटिशियन बनना है, ये सपना तो वो संजोए कुछ बिल्कुल, बच्चियां। आपने बिल्कुल सही कहा। अब हम चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हर्षिता पांडे जी प्रदेश मंत्री हैं बीजेपी से। हर्षिता पांडे जी, अभी शिल्पी जी ने बहुत सवाल उठाए कि कोशिश सरकार कर रही है, लेकिन सरकार भी ऐसे मतलब फ्री मतलब कुछ नीति ऐसी नहीं दिख रही है, नियत ऐसी नहीं दिख रही जिसमें सरकार ने वाकई में सोचा कि महिलाओं को हक मिले। कई सारे उन्होंने सवाल उठाए, आपने वो सवाल सुने भी होंगे। हर्षिता पांडे जी, उन सवालों का भी जवाब दीजिए और महिला आरक्षण को लेकर भी अपनी बात कीजिए। हाँ बिल्कुल, पहले तो मैं विस्तार न्यूज़ को जो है वो बधाई देना चाहूँगी कि इस सार्थक विषय पे, क्योंकि 16, 17, 18 ये एक पूरी तरह से एक करवट लेने जा रहा है, युगांतर परिवर्तन होने जा रहा है, गेम चेंजर जो है वो भारत की डेमोक्रेसी में, पॉलिटिक्स में देखने को मिलने वाला है। तो इस चर्चा को करने के लिए उनके शिल्पी जी के सवाल से पहले मुझे लगता है कि डॉक्टर प्रिया ने जो बहुत चीज़ें उठाई, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें, महिला का दृष्टिकोण, एक न्यूट्रल महिला का दृष्टिकोण क्या है। हर किसी को लगता है कि हम यहाँ क्यों नहीं हैं या क्या है। मुझे लगता है कि एक चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए कि इक्विटी और इक्वालिटी में फ़र्क है। दो बराबर लोगों के बीच यदि कोई प्रतिस्पर्धा होती है तो वो इक्वलिटी होती है, वो समान लोग हैं। लेकिन एक व्यक्ति के सीमित संसाधन है, एक व्यक्ति जो है वो कार में चल रहा है और दूसरा व्यक्ति जो पैदल चल रहा है, आप दोनों में प्रतिस्पर्धा कराएं, तो ये एक बड़ा परिवर्तन जो समाज के दृष्टिकोण में, मैं सबकी बात कर रही हूँ, व्यवस्थाओं की भी मैं बात कर रही हूँ, चैनल्स में भी हम देखते हैं महिला प्रतिनिधित्व तो कितना कम है। लेकिन राजनीति की बात इसलिए हो जाती है ज़रूरी करना यहाँ पे कि हम 7 दशकों से अधिक समय में 14 से हम 13.6 पे ही पहुंच पाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि मल्टीपल डिप्राइव्ड जो सेक्शन है उसमें महिलाओं को भी कम से कम पॉलिटिकली हम देख सकते हैं। इतनी धीमी गति प्रगति की महिलाओं की किसी क्षेत्र में नहीं है। आप डॉक्टर्स देख लीजिए, आप इंजीनियर्स देख लीजिए, आप ब्यूरोक्रेसी में देख लीजिए, न्यायपालिका कहीं भी देख लीजिए, लेकिन पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं उनको जिस भी कारण से हो। अब बात करते हैं कांग्रेस की, तो देखिए कांग्रेस के बिहेवियर में है क्रेडिट सीकिंग। किस तरह से उनको जिस चीज़ का क्रेडिट मिलता है वो उस पर बात करते हैं, नहीं तो वो एक नैरेटिव सेट करना, ये हमेशा क्रेडिट लेते हैं पंचायत को लेकर। आप और हम सभी जानते हैं कि पंचायत को लेकर जब आरक्षण आया उसका कोई होमवर्क नहीं किया गया था। उसके कारण जो प्रॉक्सी लीडरशिप की बात आती है वो वहाँ से जो एक देश में एक हुआ कि भाई सरपंच पति पंचपति, क्यों? क्योंकि महिलाओं को पहले आप उस तरह से तैयारी नहीं किए थे और आपको लगा कि एक ये बहुत ज़रूरी है कुछ करना, उसकी तैयारी लगती है कोई चीज़ लाने के पहले। ऐसा नहीं होता है कि ओवरनाइट चीज़ें हो जाए। आप पिछले 1 दशक का समय देखिए, सवा दशक का समय देखिए, पंचायत में महिलाएं प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास तो किए, और इसलिए आज आप और हम बात कर रहे हैं। सवाल प्रयासों का है और उसको सफल बनाने का है। कांग्रेस ने ये किया तो कम से कम कि पंचायतों में भी महिलाएं अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाएं। इसमें क्या अब ठीक है, देखिए रोड मैप की जो बात हो रही है वो इसलिए जरूरी हो जाती है जी। आज महिलाएं कहाँ हैं? आज महिलाओं को आप देखिए, चल अचल संपत्ति में महिलाओं का नाम है, घर उसके नाम पे है, मुद्रा की हम बात करें, हम स्टार्टअप की हम बात करें, हम जनधन खातों की बात करें, तमाम क्षेत्र में आज देखिए आप, यानी एनडीए से लेकर सैनिक चल अचल संपत्ति भी महिलाओं के नाम पर इसलिए लोग करा देते हैं। ज्यादातर मामलों की बात कर रहा हूँ मैं, 100% की नहीं, क्योंकि स्टाम्प ड्यूटी पर 1% कम लगता है। आवास में है, हाँ, आप प्रधानमंत्री आवास में है। छत्तीसगढ़ से मैं आती हूँ, हाँ। यहाँ पे राशन कार्ड में मुखिया की जगह पे जो है वो महिलाओं का नाम है। बहुत अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही प्रयास तो करने हैं, कुछ उन्होंने किए, कुछ आपने किए।
कुछ उन्होंने किए, कुछ आपने किए, और ऐसे प्रयासों में हम लोगों को सब कुछ साथ रहना है। एक जो मजबूत जमीन तैयार करना है। हाँ, डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी, डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी कांग्रेस की प्रवक्ता है छत्तीसगढ़ से, वो भी अपनी बात रखना चाह रही हैं। डॉक्टर शिल्पा जी। आपके सभी दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूँ। देखिए विवेक जी, दिल की बात जुबान पर आ ही जाती है। अभी आपने इतनी चर्चाओं में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सुना और आपने देखा किस प्रकार जो नींव कांग्रेस ने रखी थी उस पर गलत बयानबाजी करके महिला विरोधी बयान ये देते, तो कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की जरूरत इनको क्यों पड़ रही है? इनको महिला आरक्षण जमीन पर लागू करने में इतनी तकलीफ और इतना समय क्यों लग रहा है? क्यों उस पर कवच चढ़ाया जा रहा है? वो कवच है परिसीमन का। क्यों उस पर एक कवच चढ़ाया जा रहा है जनगणना का? महिला आरक्षण जब सर्वसम्मति से 2023 में पारित हो चुका है विवेक जी, तो आप लागू कर दीजिए ना। कोई भी सरकार यही करती है, महिलाओं के विषय में यही करना चाहती है और कांग्रेस ने करके दिखाया है कि जल्द से जल्द वो फील्ड पर आए, जल्द से जल्द महिलाओं को। अब कितना इंतजार करें कि महिलाएं आजादी के समय से आज तक महिलाएं अब कांग्रेस के हाथ में अगर स्थिति है, एक मिनट, 67 वोट चाहिए ज़्यादा अतिरिक्त, जब संशोधन हो पाएगा तब ये महिला आरक्षण लागू हो पाएगा। तो शिल्पा जी, उन्होंने इंतजार कराया, आप कह रहे हैं, अब कांग्रेस फिर क्यों इंतजार करा रही है? कांग्रेस भी कह दे कि हाँ ठीक है हम वोट करेंगे सपोर्ट में। देखिए, कांग्रेस हमेशा ये कह रही है, आज भी कांग्रेस ये कह रही है कि महिला आरक्षण बिल जो है बिना कोई शर्तों के लागू करिए, हम समर्थन करेंगे। परंतु आज उसमें आप यदि शर्त लगा देंगे कि जनगणना होगी, कि परिसीमन होगा और बिना सर्वे किए आप परिसीमन के डेटा भी आप दिखा देंगे, तो फिर ये तो संविधान सम्मत नहीं लगता मुझे। हम तो खुद चाहते हैं नीति निर्धारण में महिलाओं की भूमिका सर्वोच्च होनी चाहिए। हमने ही महिला प्रधानमंत्री पहले बनाया, हमने ही महिला राष्ट्रपति पहले बनाया, हमने नींव रखी। ये कितनी भी बिल्डिंग बना ले, ये कितनी भी बातें कर ले, कितना भी इंटीरियर करवा ले, परंतु मूलभूत महिलाओं को जो आरक्षण देने की बात है, उनके हक और अधिकार सम्मान देने की बात है, वो सबसे पहले कांग्रेस ने की थी। उत्कृष्ट सोच महिलाओं बात है ना, तो अब वो करने जा रहे हैं तो अब उनको करने दीजिए। आपने सब कुछ अच्छा किया, आपने सब सारा क्रेडिट ले लिया, आपने कहा जो किया तो क्रेडिट तो लेंगे भाई, इसमें कोई गुरेज भी नहीं, इसमें कोई बुरा भी नहीं है, लेकिन अब उनको कुछ अच्छा करने दीजिए। अब आप कह रहे हैं कि शर्तों के साथ नहीं होना चाहिए। अब अगर 850 सीटें होंगी तो खाली बीजेपी उस पर लड़ेगी, कांग्रेस भी लड़ेगी, सभी लोग लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। तो अगर हमें सपोर्ट करने की क्या जरूरत, अगर हम अपने वोट से सपोर्ट करके महिलाओं को लोकसभा में 2029 में बड़ी मात्रा में बैठा सकते हैं, जो हुआ छोड़ दीजिए, या जो हो रहा है शर्तों के साथ उसको भी एक सेकंड के लिए भुला सकते हैं, तो इसमें हर्ज क्या है? मैं बस ये समझना चाहता हूँ डॉक्टर शिल्पा जी, फिर बाकी मेहमानों के पास आ रहा हूँ। निश्चित रूप से महिला आरक्षण हम हमेशा चाहते हैं और अभी भी सपोर्ट करेंगे, परंतु उसे क्लियर कट किया जाए, स्पष्ट चर्चा की जाए, स्पष्ट चर्चा हो रही है, कल रात 1 बजे तक चर्चा हुई है। शिल्पा जी, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, लेकिन मैं सिर्फ पनीर की सब्जी खाऊंगा, मुझे लौकी नहीं खानी है, मैं तोरई नहीं खाऊंगा। तो ये तो मेरा कुतर्क हो गया ना कि नहीं, मेरे मम्मी के हाथ के ही खाऊंगा खाना, मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगा। भूख मिटाना पहले जरूरी है या फिर उसमें शर्तें, कंडीशन लगाना जरूरी है? हाँ, वही तो मैं बोल रही हूँ कि आरक्षण देना जरूरी है कि जनगणना और परिसीमन के साथ जोड़ना जरूरी है, यही तो प्रश्न है ना। अच्छा, तो मतलब आप ये चाह रही हैं कि महिलाएं अभी 543 के आधार पर महिलाओं की संख्या जो बनती है वो आए, आप ये नहीं चाहती कि 850 से जो ज्यादा संख्या बढ़ेगी उसमें वो उनका प्रतिनिधित्व मिले? मतलब आप ये कह रही हैं कि अभी मौजूदा परिस्थिति में आ जाए। मैं लौट रहा हूँ, शिल्पा जी आ रहा हूँ, शिल्पा जी के पास भी आ रहा हूँ, और शिल्पा जी आप भी कुछ बोलना चाह रही हैं जरूर। आप, मैं आ रहा हूँ, मैं तुरंत आ रहा हूँ, लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा। निर्मला नायक जी हैं क्या स्क्रीन पे? निर्मला नायक जी, ये जो हम गतिरोध देख रहे हैं, इस गतिरोध को कैसे खत्म किया जाएगा? इस गतिरोध को कैसे खत्म किया जा सकता है? और जो शर्तें हैं निर्मला जी कि ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए, इससे तो नुकसान अल्टीमेटली महिलाओं का ही है। और हमारे समाज में, आप लोग मुझे गलत बोल रहा हूं तो टोक दीजिए करिए, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे समाज में एक धारणा है कि महिला की दुश्मन सबसे बड़ी कोई है तो महिलाएं हैं।
निश्चित रूप से आपका ये कहना सही है कि ऐसी धारणा है कि महिलाओं की अगर सबसे बड़ी कोई दुश्मन है तो महिला है, परंतु हमें ये भी याद रखना चाहिए कि अगर महिलाओं को कहीं ना कहीं प्रमोट किया है तो महिलाओं ने ही किया है, तो ये वाइस वर्सा है जी। गतिरोध की जहाँ तक बात है तो देखिए ये एक ऐसा विषय है कि इसको सभी को दिल से स्वीकार करना चाहिए। जहाँ तक कानून का विषय आता है, जब कोई विवाद उत्पन्न होता है तब कानून का विषय आता है, परंतु संविधान में संशोधन की व्यवस्था है। अगर 106वें संशोधन से हम महिला आरक्षण के लिए बात कर रहे हैं तो इसे सबको खुले मन से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें भविष्य की रचना करना है, एक पॉजिटिव नैरेटिव क्रिएट करना है, तो हमें इसको दिल से स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, इस बात पे ज़रूर चर्चा होना चाहिए कि स्टैंडर्ड्स क्या हों, मापदंड क्या हों। अभी मुझे कुछ ऐसा विषय भी ध्यान में आया कि प्रॉक्सी नेतृत्व की बात आई कि पीछे से चलाया जाएगा अगर महिला प्रतिनिधि आएगी। तो देखिए, आप अगर बैक में देखें, आज ज़्यादातर शिक्षण संस्थानों में, चिकित्सालयों में महिला डॉक्टर हैं, महिला शिक्षक हैं, आज आर्मी में महिलाएं हैं, आज पुलिस में महिलाएं हैं, हमारे न्यायिक क्षेत्र में महिलाएं हैं। उनके पीछे कोई पुरुष काम नहीं कर रहे हैं। यानी अगर आपके राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि उनको अवसर नहीं मिले हैं। आज समय है उनको अवसर देने का। आप उनको अवसर तो देखिए अभी चुनाव में 2029 में काफ़ी समय है, इतने बीच में ट्रेनिंग भी होगी, इतने बीच में तैयारी भी होगी, इतने बीच में मानसिक रूप से महिलाएं तैयार होंगे, परिवार तैयार होंगे, उनको लाने वाले तैयार होंगे, काम करने वाले तैयार होंगे। हमारे पास अभी समय है, इस बिल को दिल से स्वीकार करके इसे आगे लाना चाहिए। पैरामीटर सेट करने पर जरूर चर्चा होना चाहिए कि क्या स्टैंडर्ड हो, क्या मापदंड हो, क्या होना चाहिए, इस पर जरूर चर्चा होना चाहिए। जी, डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी, एक सवाल ये है, देखिए कांग्रेस कह रही है कि भाई आप 29 अप्रैल को चर्चा कर लेते, 29 अप्रैल को सेशन बुला लेते, चुनाव निपट जाने देते। आप ठीक है लेकर आए, अच्छी बात है। अब आपको इतनी ज़्यादा जल्दबाजी महसूस कर रही। कल अखिलेश यादव भी यही कह रहे थे, आपने भी अखिलेश यादव का जिक्र किया था कि कल उन्होंने क्या क्या बात की। उन्होंने कहा कि इतनी जल्दबाजी में सरकार क्यों है, ठीक है इतना लेट हो चुके हैं तो और 10 दिन 20 दिन सही, ठीक है अब आप लेकर आ रहे हो, अच्छी बात है। फिर आप उसमें डीलिमिटेशन की शर्तें जोड़ रहे हैं, सैंडविच एक बिल इसे करार दिया जा रहा है। तो और आप ये भी कह रहे हैं, पीएम मोदी ने कहा कि आप क्रेडिट का ब्लैंक चेक ले लीजिए, लेकिन ये बात तो सही है कि जब जनता के बीच ये बिल लागू होगा तो किसका नाम होगा? बीजेपी सरकार का नाम लागू होगा, तो कांग्रेस को आपत्ति आखिर क्यों ना हो? विवेक जी, फिर बात करूंगी कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर सब लोगों ने एक साथ वोट करा और सपोर्ट करा तो किसी के नाम का क्रेडिट नहीं आएगा। तो ये भी सही बात है कि अगर सबने सपोर्ट ही कर दिया तो सारी पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर आ गई और सबने कहा कि हमने सपोर्ट कर दिया है। एक बात ये, दूसरी एक बहुत टेक्निकल इशू था जो शायद हम लोग बार बार नजरअंदाज कर रहे हैं। जी 2011 का जो सेंसस था, उस सेंसस में कैपिंग करी गई थी 2026 तक की। तो 2026 हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात कि इसलिए अब तक 2023 में लागू करने के बावजूद हमको 26 तक रुकना पड़ा। क्या दिव्या थोड़ा सा समझाइए इसको, ये समझ में नहीं आया। कैपिंग की गई थी मतलब क्या है इसमें? कि 2026 तक ये लागू नहीं हो पाएगा। क्या लागू नहीं हो पाएगा? ये 2021 जब 11 सेंसस होगा तो 2011 का जो सेंसस था उसमें परिसीमन 2026 तक का लागू नहीं हो पाएगा, ये कैपिंग करी गई थी जी। तो अगर हमको 2029 को महिलाओं को संसद में लेकर आना है या विधायकों उनको विधायक बनाना है आरक्षण के साथ, तो आवश्यक था कि उसकी प्रक्रिया में जो हमको समय लगना था, उस समय की तैयारी के लिए हमें यहाँ पर ये सत्र को बुलाना बहुत आवश्यक था। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं क्या डीलिमिटेशन 2026 में हो रही है तो वो 2011 की जनगणना जो कांग्रेस के राह में हुई थी यूपीए 2 में, वहां लगी कैपिंग की वजह से देरी हुई है, जी ये आप कहना चाह रही है? ठीक है, मैं सवाल के साथ जाऊंगा डॉक्टर शिल्पी जी आपके पास। एक और बात कहना चाहूंगी, बस एक सेकेंड और। जी मेरी विरोधी ने बहन ने एक प्रश्न उठाया था कि हमें तैयारी करने का समय दीजिएगा। तो जब ये सत्र बुलाया जा रहा था तो मुझे लगता है कि तब इतना समय था कि आप अपने अपने पॉइंट्स तैयार करके सदन में आते। इतना समय दिया गया था कि जब विशेष सत्र बुलाया गया था तो होमवर्क करने का सबको टाइम था, होमवर्क कर लेते, आके पटल पर अगर अपने अपने प्रश्न रख लेते। लेकिन कल फिर जगलरी हुई, उसके अलावा नहीं। जबकि माननीय अमित शाह जी ने बहुत क्लियरली बोला कि केजी के बच्चे को भी समझ में आ जाएगा, इतनी आसानी से मैं आपको वो समझाने वाला हूं। आज वो होने वाला है सेशन
तो जब अमित हम शाह मुझे लगता है कि हमें आज इसको वेट रखेंगे। कर लेना चाहिए नहीं, ताकि हम देखिए डीलिंग बात समझने की है ही नहीं है। आप सोचिए, राजनीति में विरोध इसका हो ही नहीं रहा है। सवाल सिर्फ 2-3 है जो कांग्रेस को लग रहे हैं या विपक्ष को लग रहे हैं। वो सवाल यही है, एक टाइमिंग को लेकर, दूसरा डीलिमिटेशन को लेकर, और तीसरा आपके 2011 की नई जनगणना के आधार पर डीलिंक कर दिया गया है। हाँ डीलिमिटेशन और सेंसस को डीलिंक कर दिया गया है और हाँ। ये बात बहुत क्लियर है। और दक्षिण और उत्तर का जो एक बार बार मुद्दा उठाया जा रहा है, उसकी भी क्लैरिटी आ गई है। तो मुझे लगता है कि अब कोई विरोध का सच कोई मुद्दा रह नहीं गया है। ठीक है, आप तो कह रहे हैं विरोध करिए तो नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं विरोध का मुद्दा ही नहीं बचा है, तो फिर विरोध क्यों हो रहा है? मैं नहीं, जानूंगा कांग्रेस की अगर आप प्रवक्ता उसकी से। नियत अच्छी हो तो फिर वो इन शब्द ठीक की है, नियत आवश्यकता अच्छी नहीं। है, लेकिन डॉक्टर प्रिया भावे जी, नियत का मैं इस पर पॉलिटिकल कमेंट लूं, लेकिन डॉक्टर प्रिया भावे जी, एक सवाल ये है कि लगातार जब हम बात करते हैं महिलाओं के हित में, महिलाओं को आगे बढ़ाना है, महिलाओं को प्लेटफॉर्म देना है, महिलाओं को सशक्त बनाना है, हमारे देश में हर साल महिला दिवस पर हजारों कार्यक्रम होते हैं महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। लेकिन अब उन कार्यक्रमों से महिलाएं कितनी सशक्त होती हैं ये तो हम दावा नहीं कर सकते हैं। एक और प्रोग्राम ये महिला आरक्षण का ये कोशिश की जा रही है। इसका मतलब ये है कि हमारे देश की मानसिकता में, लोगों में, समाज में एक सोच तो आई है कि महिलाओं को सशक्त बनाना है। मैं चंबल से आता हूँ। चंबल में महिलाओं को ये कहा जाता था कि आप, मतलब लड़कियों को, जो लड़की पैदा होती थी उनसे कहा जाता था कि भाई आप पढ़ाई लिखिए, ससुराल जाना है आपको। लेकिन अब धीरे धीरे बदल रहा है। आज हमारी चंबल की, ग्वालियर की लड़की दूसरे नंबर पर आई है मेरिट में, जो परसों रिजल्ट आया है एमपी बोर्ड का। तो आज लड़कियों को आपने कहा कि बस मौका मिलना है, वो तो आगे बढ़ ही जाएंगी। समाज भी तो बदल रहा है धीरे धीरे करके, और समाज को क्या करना चाहिए? डॉक्टर प्रिया भाभी। देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि महिलाएं ऑलरेडी सशक्त हैं। इस जनरेशन की नहीं, हर जनरेशन की महिलाएं सशक्त रही है, परंतु उनका जो फ़ायदा है केवल उनके बच्चों को, उनके परिवार को मिला है। महिलाओं के सशक्त होने का फ़ायदा अब समाज को, राष्ट्र को मिलना चाहिए, ये आवश्यकता है। और इसीलिए महिलाएं परिवार के घेरे से बाहर निकलकर समाज में अपना कंट्रीब्यूशन दें, पॉलिटिक्स में अपना कंट्रीब्यूशन दें। इसके लिए उन्हें हम सशक्त बना रहे हैं। इस बिल का या महिला दिवस के आयोजनों का ये बिल्कुल अर्थ नहीं होता कि इस आयोजन से महिलाएं सशक्त होंगी। महिलाएं तो ऑलरेडी सशक्त हैं, मगर हम उनकी सशक्त होने का जो फ़ायदा है वो केवल उनके बच्चे, उनका परिवार, वहाँ तक क्यों सीमित रखें? हम केवल दायरा बढ़ाना चाहते हैं, और ये दायरा जितना विस्तृत होगा उतना हमारा जो राष्ट्र है वो आगे बढ़ेगा। यही बात है, केवल जो डायमीटर है, जो हमारे इन्फ्लुएंस का जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, उसे हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। जी, ये बड़ी बात है। और आज हमारे लोकसभा में लगभग 14% महिला प्रतिनिधित्व है, और दुनिया में एवरेज लगभग 27% है, और हम उससे आगे बढ़ाकर 33% करने जा रहे हैं। भारत की स्थिति और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनमें तो अंतर है, सोच में हम मान सकते हैं, इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है कि वो लोग सोचते हैं कि महिला और पुरुष, हमारे अंदर अब सोच डेवलप हो रही है, वो लोग सोच चुके हैं कि एक जैसे होते हैं। और इसमें कोई गुरेज नहीं कि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था के, हम ऑर्थोडॉक्स सोच में रहे, अब धीरे धीरे करके अपने आप को चेंजेस कर रहे हैं। ये प्रयासों से चेंजेस होंगे, तो वहाँ पर भी महिला प्रतिनिधित्व उतना अच्छा नहीं रहा जितना अब हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे इस सोच के साथ भी अगर 14% लोकसभा में, 18% राज्यसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व मिला है, तो ये भी बड़ी बात है। अब इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। शिल्पी अग्रवाल जी, आपके नाम के आगे डॉक्टर लिखा हुआ है, आपने डॉक्टरेट पीएचडी में की है या फिर चिकित्सा क्षेत्र में की है? नहीं, हमने चिकित्सा क्षेत्र में किया है। जी, तो आप तो ये खूबी जानती हैं कि कैसे महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। क्या अच्छी बात रही होगी, मैं आपके फैमिली बैकग्राउंड को नहीं जानता हूं, लेकिन एक महिला के लिए अपने पैरों पर खड़े होना भी आज के देश में हर जगह आसान नहीं है। हम भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, दिल्ली, मुंबई की बात नहीं कर रहे हैं, हम छोटे उन शहरों की बात कर रहे हैं, उन गाँव की बात कर रहे हैं जहाँ महिलाओं को आज भी कहा जाता है कि जाके आप किचन संभालिए।
देखिए विवेक जी, क्योंकि आपका जो पॉइंट है वो बहुत वैलिड है। महिलाएं बहुत संघर्ष कर कर यहाँ पर पहुंचती हैं। ये जो महिला आरक्षण बिल है ये भी एक सोशल रिफॉर्मेटिव बिल है और इसीलिए हमारी घोर आपत्ति है इस शब्द से, क्रेडिट शब्द जो भारतीय जनता पार्टी यूज कर रही है। और आप जब एक सोशल रिफॉर्मेशन के साथ क्रेडिट को जोड़ देते हैं ना, तो आप ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन रॉय और महात्मा गांधी जैसे सोशल रिफॉर्मर्स को सीधा सीधा अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी सोशल रिफॉर्म होता है वो एक सामाजिक चेतना के लिए लाया जाता है, श्रेय लेने की राजनीति के लिए नहीं लाया जाता। और सरकार कोई भी हो वो अपने अपने सामर्थ्य से महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास करती है, उन्हें केंद्र तक पहुंचाने का, सत्ता के केंद्र बिंदु तक पहुंचाने का प्रयास करती है। दूसरी बात जो आदरणीय दिव्या जी ने कही कि विपक्ष को पर्याप्त समय दिया गया था, तो जब आप बिल का मसौदा एक दिन पहले दे रहे हैं तो आप ये बताइए एक दिन के अंदर विपक्ष इस पर कितनी तैयारी कर कर आएगा। दूसरी बात यह है विवेक जी कि जब आप डिलिमिटेशन की बात करते हैं तो आप जाति जनगणना से क्यों घबरा रहे हैं? आपने मोदी जी ने गारंटी दी कि सारे राज्यों के अंदर 50% की जो सीटें हैं उसका इजाफा होगा, लेकिन आप मसौदे के अंदर लिखने से ब्लैक एंड व्हाइट में ये क्यों कतरा रहे हैं? असम के अंदर आपने डिलिमिटेशन किया, हम सब ने देखा किस तरह का डिलिमिटेशन है, जहां पर ना कोई पॉपुलेशन यूनिफॉर्मिटी है और ना ही ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी है। और आप ये जानते हैं कि जो परिसीमन आयोग निर्णय कर लेगा उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। अब इसकी गारंटी कौन लेगा कि हर राज्य के अंदर 50% ही सीटें जो हैं वो बढ़ेंगी? मान लीजिए परिसीमन के बाद में अगर ये 50% गारंटीड इजाफा नहीं होता है तो क्या कर लेगा वो राज्य जिसके कोटे में ये इजाफा नहीं आता है? इसलिए विपक्ष आपसे कह रहा है कि अगर आप डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं तो ये मोदी जी की गारंटी से कानून नहीं बनेगा, ये लिखित आश्वासन से बनेगा। और आप इस मसौदे के अंदर लिखिए जिस पर माननीय गृह मंत्री कहते हैं कि मैं केजी के बच्चे की तरह आपको समझाऊंगा, तो शायद एक दिन पूरे विपक्ष को कम पड़ गया होगा कि हम केजी के बच्चे की तरह उस वर्ड को इसमें ढूंढ नहीं पाए जो ये सिग्निफाई करता है कि प्रत्येक राज्य के अंदर 50% सीट बढ़ेगी। अभी समझाएंगे, आज समझाएंगे ना वो सबको, आपको, हमको, सबको समझाएंगे, पूरे देश को समझाएंगे। विवेक जी, आप ऐसा मसौदा क्यों लेकर आ रहे हैं जिसको आपको समझाना पड़ रहा है? अरे भाई, अब उनको लग रहा है कि कांग्रेस समझ नहीं पा रही, तो समझाना ही पड़ेगा ना। अब ये तो दोनों बातें हो गई, एक समझना चाह नहीं रहे हैं और समझाने की बात कर रहे हैं, तो बोले समझाने की बात कर रहे हैं। दिव्या जी आपके बीच में नहीं बोले थे, दिव्या जी हम आपके बीच में नहीं बोले थे। कल सदन के अंदर नहीं, आप कितनी देर से लगातार बोली तो रही है, मैंने तो कुछ रोका ही नहीं आपको। ये लिखा है बिल के अंदर एंड दिस इज हेंस अंडरस्टूड कि इसका मतलब 50% होता है, तो कानून हेंस अंडरस्टूड जाति जनगणना हो रही है। अगर आपके पास जानकारी नहीं तो आप देख लीजिए, जाति हो रही है। क्लॉज आपने ऐड किया था दिव्या जी, जाति जनगणना का क्लॉज स्वयं प्रधानमंत्री जी ने ऐड कराया था। विपक्ष ने नहीं कहा कि आप जाति जनगणना करिए। अच्छा, विपक्ष ने कोई बट से निप्स नहीं एक लगाए बड़ी थे। बात डॉक्टर आपने सिंपल उसे जी, आप ये कह रही है कि जरा विपक्ष दो ने मिनट कहा ही नहीं कि जाति जनगणना कराइए, ये आप नहीं, कैसे कह रही विपक्ष हैं? ने महिला, एक मिनट विवेक जी, कॉन्ट्रडिक्ट मत करिए, मिसलीड मत करिए। नहीं, मिसलीड नहीं कर रहा हूं, अभी आप ही ने कहा है। आप जो कह रही हैं मैं उसको दोहराऊं भी ना। पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। महिला आरक्षण के ऊपर विपक्ष ने कहीं नहीं कहा कि अखिलेश यादव का बयान, आप अखिलेश यादव विपक्ष में है या नहीं है? अखिलेश यादव विपक्ष में है या नहीं है? अब विपक्ष पे आ गए। अखिलेश यादव जी विपक्ष में है, लेकिन 2023 में विपक्ष ने ये नहीं कहा था कि आप जाति जनगणना करवाइए, डिलिमिटेशन करवाइए। अरे राहुल जी ने बिहार कि आप तुरंत इसको लागू करिए, तब आपने इसको लागू क्यों नहीं करा? 334A के तहत मोदी जी ने इसलिए मैंने पूछा था आपसे समाजवादी कि हमें कैसे महिलाओं को आगे बढ़ाना है, इसलिए मैंने आपका बैकग्राउंड पूछा था, क्योंकि आप उसको कनेक्ट कर रही हैं, क्योंकि आपका ये अधिकार भी है और आपका कर्तव्य है अब कांग्रेस का पक्ष रखना है, और कांग्रेस का पक्ष रखते हुए ये तय करना है कि ये क्रेडिट जो कुछ हो रहा है इसके पीछे पुराना क्या हाल था, अभी क्या स्थिति। आप कर बिल्कुल सही रही हैं, लेकिन मैंने शुरुआत में इस चर्चा की कह दिया था कि आज हम बहस नहीं करेंगे, आज हम महिलाओं की बात करेंगे। लेकिन अंततः हुआ क्या, हम लोग बहस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम बहस की तरफ बढ़ रहे हैं तो फिर सबको बोलने का मौका मिलेगा। प्रदेश मंत्री छत्तीसगढ़ से हर्षिता पांडे जी, बहुत सवाल उठ गए हैं अब तो सवाल उठ गए हैं कि जाति जनगणना 2023 में उस तरफ का जिक्र ही नहीं था, उस वक्त कांग्रेस ने सपोर्ट किया, अब आप क्यों डिलिमिटेशन, और दुनिया भर के सवाल जो कांग्रेस पूछ रही है, अब इन सवालों की क्या जवाब है?
मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्टी है, स्टेटमेंट है इनका। दूसरी सबसे बड़ी बात आप देख रहे हैं, पलटू इनका जो है वो विवेक जी पूरी तरह से इनका कैरेक्टर है। ये खुद कंफ्यूज हैं कि इनको क्या कहना है क्या नहीं कहना है। और साथ में सबसे बड़ी बात अभी इन्होंने जो कहा, आपके चैनल पे जवाबदारी से कहा है, तो मेरा यही आपसे आग्रह है कि ये जो नैरेटिव सेट करके कंफ्यूज करना चाहते हैं देश को। देखिए पहले इन्होंने कहा कि दक्षिण भारत में सीट कम होगी, फिर उन्होंने कहा नॉर्थ। देखिए या तो बोलने दीजिए, आप या तो बोलने आप ही दीजिए। बीच में बोल रही थी इसलिए मैंने रिस्पॉन्ड किया। मेरा ये कहना है कि इसमें क्लियर है चीजें बहुत सारी, और चर्चा में विस्तार से बातें हो रही है। सदन में आप बताइए, कोई बिल आ रहा है उसमें चर्चा हो रही है, जितने आपके डाउट्स हैं, जितने आपके जो हैं वो ऑब्जेक्शंस हैं, इस पे चर्चा कराने के लिए प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी जो है वो विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आपको कोई ना कोई शगुफा, मतलब आप लोग खुद कराना नहीं चाहते। आज देश 4 बजे देख लेगा कि कांग्रेस और विपक्ष महिलाओं के पक्ष में है या विपक्ष में है। तो महिलाएं ये स्पष्ट आज कर लेंगी कि उनकी लड़ाई किससे है। कांग्रेस तैयार रहे, विपक्ष ये जो तैयार आपने रहे। कहा सास 4 बजे बहू कहने देश को वाले देखेगा। जो अखिलेश यादव नहीं, है, मुझे एक बात इनकी बताइए। मानसिकता बताई जाती है कि महिलाओं के बारे में इनकी सोच क्या सिंपी जी है। आप ही को रिस्पॉन्ड करने के लिए मौका दे रहा हूँ। सिंपी जी मैं आप रिस्पॉन्ड करें। इतिहास और देश की महिलाएं माफ नहीं करेगी विपक्ष और कांग्रेस को। अरे आप सपोर्ट दीजिए ना हर्षिता जी। अभी आप कहाँ इतना डरा रही हैं कि इतिहास और कोई माफ नहीं करेगा। अभी तो आपको सपोर्ट की जरूरत है। अभी तो आप प्यार से बात कीजिए। अभी तो आप कई महिलाओं के लिए जो संभव है, जैसे कल पीएम मोदी ने कहा ना कि भाई ब्लैंक चेक ले लो क्रेडिट का, फोटो छपवा देंगे सरकारी खर्चे से। तो अभी तो जरूरत सरकार को ये, बीजेपी को ये कि सबका सपोर्ट मिले। विवेक जी इसी बात का दुख है, हाँ। एक महिला होने के नाते इसी बात का दुख है मुझे कि सारा क्रेडिट दे रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं भाई, मतलब कल इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी कि आप उसके बाद शिल्पा जी आपके पास 4 दिन पहले भी उन्होंने महिलाओं को संबोधित किया दिल्ली के कार्यक्रम में। उन्होंने सबको क्रेडिट दिया, पहले की सरकारों को सबको। महिला आरक्षण का चोला ओढ़ लिया है और उसके पीछे बैकडोर अरे लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ बोल के 100 महिलाओं को टिकट देके उनका पॉलिटिकल जो है वो सुसाइड करवा दिया। दीप्ति जी अब आप हमें बोलने कितनी उदार है ना कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए, पूरा देश जानता है। जनता ये देखेगी कि किस तरह विपक्ष महिला आरक्षण का विरोध कर रहा है। यही है कूटनीति। ट्रिपल तलाक में आप लोग शाहबानो के केस में क्या किए पूरा देश देखा है। और कांग्रेस की कथनी और करनी मालूम है। इमरजेंसी लगाने वाले आप लोग बात मत कीजिए नैतिकता की। 2023 में महिला आरक्षण। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, शाहबानो का बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा में आज राहुल गांधी बोल सकते हैं। राहुल गांधी 3 बजे लोकसभा में बोलेंगे आज, ये खबर मिल रही है। और राहुल गांधी भी अपनी बात रखेंगे इस बिल को लेकर, संविधान संशोधन को लेकर। क्या कहेंगे राहुल गांधी, सबकी निगाहें रहेंगी। नेता विपक्ष है, लोकसभा में एलओपी हैं और बड़ी बात उनकी तरफ से निकलकर सामने आ सकती है। और लोकसभा में आज राहुल गांधी नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन को लेकर क्या कहेंगे, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि महिला आरक्षण के सपोर्ट में है, लेकिन किंतु परंतु भी है। किंतु परंतु के साथ राहुल गांधी क्या स्टैंड लेते हैं। हालांकि कल गौरव गोगोई ने बहुत सारी बातें कही, टाइमिंग पर सवाल उठाए, डिलिमिटेशन को लेकर सवाल उठाए। तो मैं आ रहा हूं ये बड़ी खबर के साथ। और शिल्पा देवांगन जी, एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आज राहुल गांधी बोलेंगे तो आप बतौर महिलाएं क्या उम्मीद करेंगे। छोड़ दीजिए कांग्रेस अभी 1 सेकंड के लिए, या बीजेपी वाले बीजेपी छोड़ दें। हमें ये देखना है कि महिला आरक्षण चाहिए नहीं चाहिए। पहले तो सबसे मैं सवाल पूछ लेता हूं, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास शिल्पा जी। शिल्पा जी शुरुआत आपसे करता हूं, यस और नो, बस मुझे ये बताइए, यस और नो। महिला आरक्षण चाहिए, ठीक है। इसके बाद में वापस लेकिन किंतु पे बाद में बात करूंगा। डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल जी, मेरी बात कंप्लीट मैं आ रहा हूं, आप ही से आऊंगा अभी। मैं सिर्फ एक यहाँ पर सोच सबकी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि कौन क्या चाहता है। डॉक्टर शिल्पी जी, महिला आरक्षण चाहिए या नहीं चाहिए? शर्तों के चाहिए। डॉक्टर शिल्पी, महिला आरक्षण बिल 2023 में पारित हो चुका है। कांग्रेस पूर्ण रूप से इसमें साथ आई है, लेकिन हमें कोई बट से निच नहीं चाहिए। आप इसे तत्काल प्रभाव से लागू करिए। अधिसूचना रात को जारी हो चुकी है। आज आप घोषणा करिए कि ये आरक्षण लागू होता है। कांग्रेस पूर्ण रूप से आपके साथ खड़ी है। ये वाला तो 2032 में लागू होगा। संशोधन करके जल्दी लागू करना चाहते हो, जल्दी चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है, तो आप जनगणना पूरी करिए 27
2023 में, उसके बाद आप डिलिमिटेशन मतलब आप करिए चाह रही और हैं फिर कि आप थोड़ा सा लागू लेट कर लगे। दीजिए। हम पूर्ण रूप से साथ में खड़े दिव्या हैं। गुप्ता जी, दिव्या गुप्ता जी, क्या महिला आरक्षण के लिए आप कांग्रेस से कहेंगे कि आप सपोर्ट कीजिए? आप तो हाँ बिल्कुल। करेंगी, लेकिन सपोर्ट बिल्कुल मांगिए आप। करें। मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट ही यही था कि कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें देश को सर्वोपरि रखना चाहिए। इतिहास अब अगर आपसे ये मांग रहा है तो आइए हाथ मिलकर साथ चले और कहें महिलाओं के समय आ गया है कि महिलाओं को आरक्षण दे, आरक्षण देंगे, वो पॉलिसी बनाएंगी। देश करवट ले रहा है, आइए इसमें साथ दीजिए। आइए साथ दीजिए। हर्षिता पांडे देयर इज जी, नो इफ्स एंड बट्स। नो आई इफ एंड प्रॉमिस बट्स, यू देयर विल बी नो इफ्स एंड ओनली बट्स। से यस। कुछ बस, नहीं that's रखा it. इसमें। राजनीति में, राजनीति के लिए अटल जी की लाइनें हमेशा याद रहती हैं हर किसी के जहन में कि सरकारें दिल बड़ा आएंगी, रखिए। सरकारें जाएंगी, सरकारें लेकिन इस जाएंगी। देश रहना चाहिए। इस देश में महिलाओं को बिल्कुल। अगर सशक्त करने के लिए कोशिश की जा रही है तो सब लोगों को मिलकर रहना चाहिए। हर्षिता पांडे जी, दिल बड़ा रखिए। हर्षिता पांडे जी, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। इस पक्ष ना उस पक्ष, निष्पक्षता से महिला आरक्षण बिल के समर्थन में यस। यस है। प्रिया भावे जी, आप तो बीजेपी कांग्रेस से कोई मतलब नहीं, आप तो समाज को बहुत अच्छे से समझती हैं, आप तो महिलाओं के दर्द को समझती हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि महिला आरक्षण को लेकर आप क्या ऐसा कहने वाली हैं जो बीजेपी कांग्रेस या सभी दलों के लोगों को समझ में आए कि महिला आरक्षण आखिर क्यों जरूरी है, क्यों होना चाहिए, महिलाओं की स्थिति में कितना सुधार आएगा? प्रिया भाभी जी। देखिए, कभी भी डाउट मत करिएगा कि पंखों में ताकत कितनी है। पिंजरा खोलने की देर है और सारा आसमान हमारा है। तो हम पिंजरा खोलने की बात कर रहे हैं। अपनी ताकत पर हमें या आपको, किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। किसी को भी डाउटफुल नहीं होना चाहिए। देखिए, यही प्लेटफॉर्म है विस्तार न्यूज का। आज सब लोग एक मन हैं। बस इफ एंड वर्ड्स के साथ हम बात कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, करने को बहुत मौका मिलेगा। मुद्दे बहुत हैं इस देश में, मुद्दों की कोई कमी नहीं है। बहुत जगह कठिनाइयां हैं, बहुत जगह अच्छाइयां हैं। निर्मला नायक जी, मैं आपका भी कमेंट इस पर चाहूंगा। आप तो अधिवक्ताएं हैं, महिलाओं के हकों में कई बार आपने लड़ाई लड़ी है कोर्ट में खड़े होकर, कई बार महिलाओं को उनका हक दिलाया है। तो ये कितना बड़ा राजनीतिक अधिकार उनको मिलने जा रहा है, तो आपका कमेंट क्या रहेगा? मेरा तो निश्चित रूप से कमेंट यश ही होगा। और अब निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी का समय है, नारी शक्ति वंदना का समय है। और मैंने जो आज तक के अपने वकालत के पेशे में अनुभव किया है, मेरा अनुभव ये कहता है कि एक स्त्री को सोना चांदी धन दौलत नहीं चाहिए, उसे केवल स्थान और सम्मान चाहिए। आज वो समय है। यस, आरक्षण लागू होना चाहिए। वन मोर थिंग, मैं अभी आपने कहा कि आज राहुल गांधी जी संसद में बोलेंगे। मैं आपके प्लेटफॉर्म से उनसे आग्रह करूंगी कि चूंकि वो नारी शक्ति से भरपूर हैं, उनकी माता जी, उनकी दादी जी, उनकी बहन सभी राजनीति में प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, उन्हें इस शक्ति का अनुभव निश्चित रूप से होगा। तो उनसे भी आह्वान करेंगे कि उस शक्ति का अनुभव करते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम में निश्चित रूप से वो संवाद करें। एक बड़ा विषय हम लोग जो देखते हैं, जो निर्मला जी, ये विषय बड़ा है और इसलिए अब मैं चाहूंगा कि संसद में संवाद होना चाहिए, हमने बात वहाँ की, विवाद होता है। जी जी, आपने भी अपनी बात रखी, डॉक्टर प्रिया भाभी जी ने भी अपनी बात रखी। अब स्क्रीन पे मुझे कांग्रेस के दोनों प्रवक्ताओं की तस्वीर लाई है आप, शिल्पी जी की और शिल्पा जी की। नहीं, मैं एक चीज ये कहूंगी, यहाँ से मैं संसद के सभी प्रतिनिधियों से भी आह्वान करती हूँ जी, शिल्पी जी और शिल्पा जी, मैं सभी आपकी प्रतिनिधियों से भी मुस्कुराहट आह्वान ऐसी करती रहे हूँ कि कृपया संवाद करें, तर्कपूर्ण संवाद करें। आप देखिए शिल्पा जी और शिल्पी जी, आज एक बहुत बड़ा दिन है। मत इसमें अड़ंगा डालिए, मत इसमें अड़ंगा डालिए, महिलाओं को आगे आने दीजिए, राजनीति बहुत हो जाएगी। शिल्पी जी, आप खुद डॉक्टर हैं, शिल्पा जी आपने खुद चीज़ों को किया, आप दोनों ही डॉक्टर हैं, शिल्पा जी और शिल्पी जी, आपके नाम के आगे डॉक्टर हैं। हमारे देश में एक महिला के नाम के आगे डॉक्टर जब लग जाता है तो उसका सम्मान कितना बढ़ जाता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। शिल्पी जी, शिल्पा जी, आगे आइए, आज आप स्क्रीन पर हैं, मुस्कुराते हुए कोई बात कह दीजिए। बात रह गई विवेक जी, मेरी एक बात रह गई है। जी जी शिल्पा जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि महिलाओं को कम मत आंकिए। मैं बस्तर क्षेत्र में 18 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ चिकित्सा विभाग में, चिकित्सक के रूप में, दंत चिकित्सक के रूप में। उस समय जब लोग टर्मिनोलॉजी नहीं जानते थे, महिलाओं को सिर्फ मौका देने की जरूरत है, बिना किंतु परंतु के। किंतु परंतु
चर्चा ही मत करिए, महिलाओं को मौका दीजिए। जब टर्मिनोलॉजी नहीं थी तब महिलाएं आज सफल हो सकती है, मेरे जैसे बस्तर क्षेत्र में भी सफल हो सकती है महिलाएं। जी। तो पूरा देश खुला ठीक है, आसमान है। अब तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है शिल्पा जी, समय इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन आपने जो अपने संघर्ष की कहानी बताई, कमोबेश इतना ही संघर्ष, हाँ। इससे बहुत बड़ा संघर्ष हर महिला अपने जीवन में रोज झेलती है। उसको अगर मौका मिल रहा है पंख खोलने का, उड़ने का, आसमान का, तो मौका दीजिए। अरे राजनीति होती रहेगी। बहुत शुक्रिया सिम्पी जी, आप अगर 30 सेकंड में अपनी कुछ बात कहना चाहें तो आपको भी मैं मंच देता हूं, क्योंकि आपके बिना, किसी भी महिला के बिना, आज चर्चा में हम देख रहे हैं इतनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। सौभाग्य है मेरा कि मैं इतनी महिलाओं के साथ संवाद कर रहा हूं। सिम्पी जी 30 सेकंड। आदरणीय विवेक जी, बस क्लोजिंग स्टेटमेंट में ये कहूंगी कि ग्लानी जो खुद से हार गई, ऐसी बेचारी नहीं हूं मैं, और अड़चन आएगी आने दो, अंतिम सांसों तक थामूंगी, और पिनाक अगर टूट गया है तो मैं फिर से उसको बांधूंगी, क्योंकि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और हमें बढ़िया। पूरी उम्मीद है कि सर्वसम्मति के साथ आज ये महिला आरक्षण बिल पारित होगा, और सभी महिलाओं को इस देश के अंदर जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी बहुत बहुत धन्यवाद।